चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या विशेषताएं होती है और अभिकारक और प्रतिफल क्या है। अभिकारक को किस ओर लिखते हैं और प्रतिफल को हम किस ओर लिखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम रासायनिक समीकरण कहते किसे है, इसकी क्या परिभाषा होती है। जैसे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेना है में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो उसमें जो भाग लेगा पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों, क्या कह रहा है, संकेतों एवं सूत्रों, भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है। संकेत एवं सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से हम दर्शाते हैं, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे क्या हो गया, H2 + Cl2, H क्या हो गया, हाइड्रोजन का संकेत है, और Cl2 क्या हो गया, ये भी क्या है, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन का ही संकेत है। तो क्या कहलाएगा, ये हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसी तरह H2 + O2 अभिक्रिया का क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या बनाएगा, जल बनाएगा। जल क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसी तरह C + O2 CO2 बनाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद आते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण के जो लिखने के नियम आखिर क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसको लिखने के नियम क्या कह रहा है, कल हम पढ़े थे अभिकारक क्या है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और हम अभिकारक को किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। कल हमको बताया होगा रासायनिक अभिक्रिया को हम बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को। उसके बाद आता है प्रतिफल। प्रतिफल जो बनता है अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल। जैसे लेते हैं हम H2 + O2 बनाता है 2H2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो देखिए, जल जो बनाता है इसमें हम बता रहे हैं कौन पदार्थ भाग ले रहा है, भाग ये ले रहा है हमारा, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इसके फलस्वरूप कौन पदार्थ बन रहा है, ये जल बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। समझ में आया ना, अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक ये हमारा पूरा अभिकारक है और ये प्रतिफल है, इसके बीच क्या कर रहे हैं हम, तीर चिन्ह का यूज कर रहे हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का। अभिकारक हो गया, ये अभिकारक, ये प्रतिफल, इसके बीच हम क्या कर रहे हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगा, तीर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अभिकारक एवं प्रतिफल के, अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्रों के बीच, किसके बीच, सूत्रों के बीच किसका यूज करते हैं, धन चिन्ह का। किसका यूज करते हैं, धन चिन्ह का। अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्रों के बीच हम किसका यूज कर रहे हैं, धन चिन्ह का। जैसे देख लीजिए, एक सूत्र ये हुआ, एक सूत्र इसके बीच क्या यूज किया हम, धन चिन्ह, यानी प्लस यूज कर रहे हैं ना, प्लस ही क्या कहलाएगा, हमारा धन चिन्ह कहलाएगा। तो अभिकारक में धन चिन्ह यूज हो रहा है। इस तरह प्रतिफल में भी होता है। जैसे CaCO3 को हम तोड़ेंगे तो CaO + CO2 बनेगा। CaCO3 को तोड़ेंगे तो CaO + CO2 बनेगा। तो क्या हो गया, इसमें ये क्या प्रतिफल कहलाएगा ना, ये बड़ा भाग। तो ये प्रतिफल में क्या हम धन चिन्ह का प्रयोग किए, ये ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा धन चिन्ह कहलाएगा। उसके बाद जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक समीकरण में 2HCl क्या करेगा, जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो क्या करेगा, संतुलित। अब यहाँ चेक करेंगे दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ H2 है, यहाँ 2H है, यहाँ Cl2 है, यहाँ भी Cl क्या है, 2 है। तो क्या कहलाएगा, हमारा यह संतुलित समीकरण कहलाएगा, संतुलित समीकरण। यह जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा असंतुलित। जैसे H2 + O2 क्या कहलाएगा, 2H2, H2 लिख देते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी बराबर नहीं है। 2 2, यहाँ 4 2 हो गया, तो क्या होगा, ये असंतुलित। उसी तरह आगे हम पढ़ते हैं। अभी आपको रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम समझ में आ गया होगा। अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं
प्रतिफल को हम दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच हम क्या करते हैं, तीर चिन्ह का यूज करते हैं। अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर हो तो संतुलित, अगर बराबर ना हो तो असंतुलित कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिरकार संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। जब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर, जब अभिकारक और प्रतिफल के, क्या कह रहा है, जब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, जो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, जब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, ये जो H2 है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन के दो अणु, क्लोरीन के दो अणु, यानी कि हाइड्रोजन कितने हुए, दो हुए, क्लोरीन कितने हुए, दो हुए। यहाँ भी हमारा जो अभिकारक में इतना है तो प्रतिफल में भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रतिफल में हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, 2H, Cl कितने हैं, दो है, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। उसी तरह अगला उदाहरण लेते हैं, C प्लस O2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो देखिए अभिकारक में C कितना है, एक है, O कितना है, दो है, दो है ना, वो क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिफल में आते हैं, प्रतिफल में C कितना है, एक है, O कितना है, दो, यानी CO2, यानी हमारा समीकरण क्या है, यह संतुलित है। उसी तरह 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O बनाता है। देखिए H कितना, 4, O कितना, 2, यहाँ भी H कितना, 4, O कितना, 2। तो क्या है हमारा समीकरण, ये संतुलित है। ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आखिरकार असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हम जानने का प्रयास करेंगे अभी। देखिए, जब अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर, जब अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या असमान हो, यानी बराबर न हो, तो क्या कहलाता है, वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ लीजिए, जब अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर न हो यानी असमान हो, क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O। देखिए H यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ H कितना है, 4 है, यही क्या हो गया, हमारा समीकरण असंतुलित हो गया। उसी तरह H2 प्लस Cl2, H2 Cl2, यहाँ H कितना है, 1 है, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। यही हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आखिरकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, शोषण होता है, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता है, उसमें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का शोषण हुआ क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे N प्लस O2, N प्लस O2 क्या बनाता है, NO2, N प्लस O2 क्या बनाता है, NO2, N प्लस O2 क्या बनाता है, NO2। अगर ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, शोषण होता है, यानी शोषण होता है तो तीर के चिन्ह किधर होगा, नीचे की ओर, शोषण होगा तो तीर के चिन्ह नीचे की ओर। उसी तरह आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलता है, क्या होता है, निकलता है, ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, निकलता है, यानी उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 क्या बनाता है, CO2, तो इसमें अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होगा, CO2 जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जब निकल रहा है तो तीर के चिन्ह हम ऊपर की ओर देंगे। तो आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। जो रासायनिक समीकरण है उससे हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होता है हम जानने का प्रयास करेंगे। यह अभिकारक और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। मतलब इसे जो सूचना प्राप्त होता है अभिकारक और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्र, जैसे देख लीजिए H2 प्लस O2 क्या बनाता है, 2H2, ये बनाता है जो, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, फर्स्ट वन क्या होता है, हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्र की भी जानकारी होता है।
उसके बाद यह बताता है, मतलब देख लीजिए यहाँ क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है इसका संकेत हो गया, और H2O2 क्या हो इसके संकेत के भी जानकारी दे, यानी सूत्र की भी जानकारी इससे हमें मिल रहा है, संकेत भी मिल रहा है और सूत्र भी मिल रहा है, अभिकार प्रतिफल दोनों ओर। उसके बाद यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यह हमें बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप कौन से पदार्थ बन रहे हैं। देखिए यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, जल, क्या बन रहा है, जल। यह हमें बताता है, यह हमें किससे मिलता है, रासायनिक समीकरण से सूचना प्राप्त होता है। उसके बाद यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों का अनुपात बताता है, यह अभिकारकों और प्रतिफल के मोल के भी अनुपात बताता है, यानी मोल कहने का मतलब इसकी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका कितना होता है, 16 होता है, गुने 2, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु दूसरे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, ये 4, ये 2, इसका भी 2 करेंगे, 2 गुने कितना आएगा, हाइड्रोजन का भी 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 है, यानी 2 गुनी 16 यानी 32, मतलब 32 2 34, और इधर भी 34। यह क्या बताता है हमें, अगर इसको हम इधर करें तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 4 गुने 1 हो जाएगा, इसको करेंगे और इसका 4 गुने 1 कितना हो जाएगा, पूरा 32 34 नहीं बोलिए इसको 36 संतुलित करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुने के यानी 4, इधर दोनों बल 36, ये दोनों बराबर होता है हमेशा, मतलब इधर भी मोल 36 है तो इधर भी मोल 36, यानी यहाँ भी 4 आना तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 100 तो यहाँ भी 100, दोनों बल मोल भी बराबर होना चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है, मोलों के अनुपात की भी जानकारी मिलता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, यह क्या बताता है, अभिकारक और प्रतिफलों का क्या द्रव्यमान इसमें कितना है, अगर यहाँ द्रव्यमान जितना हो 100 ग्राम, इधर भी 100 ग्राम, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसका बराबर भी होना चाहिए, और इसका जानकारी भी हमें किससे मिलता है, सूचना से ही मिलता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है, यह ये भी बताता है कि इधर कितना आयतन होगा, इधर कितना आयतन होगा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से, रासायनिक समीकरण सूचना से ही प्राप्त होता है। और ये भी जान लीजिए 1 एनटीपी बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, 1 एनटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। तो हमें क्या जाना, रासायनिक समीकरण से होने वाली प्राप्त सूचना में कि अभिकारकों और प्रतिफल संकेत और सूत्रों की जानकारी देता है। इससे हमें क्या, भाग लेने पदार्थ कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, क्या निर्माण हो रहा है, इसकी भी जानकारी मिलती है। इससे मोलों के अनुपात का भी मतलब ज्ञान मिलता है हमें। उसके बाद यह द्रव्यमान का अनुपात को भी बताता है, उसके बाद इसका आयतन भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद जानते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के जब हम उपयोग करते हैं तो इससे हमें लाभ क्या होता है, देखिए इससे फर्स्ट वन इसके क्या हो सकता है, निम्नलिखित लाभ होगा। इससे हमें समय की बचत होती है, फर्स्ट वन क्या होता है, समय की बचत। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या होता है, समय की बचत होती है, तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान लगता है, लिखने के लिए हमें कागज पर क्या होता है, कम स्थान लगता है। इससे प्रतिफल की निश्चित मात्रा के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना हो जाती है, ठीक की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रतिफल की निश्चित मात्रा जानने के लिए हमें अभिकारकों के मतलब जो द्रव्यमान होता है उसकी गणना पहले से ठीक कर दी जाती है। उसके बाद संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का यूज किया जाता है। यहाँ जैसे कि हाइड्रोजन का यहाँ संकेत होता है, उस तरह अमेरिका में भी जाइएगा, जर्मनी में भी जाइएगा, चीन में भी जाइएगा तो उसी तरह क्या होता है, हाइड्रोजन का H ही माना जाता है। उसी तरह क्या होता है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को इससे फायदा क्या है, जो वैज्ञानिक होते हैं हर एक भाषा नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए एक ही भाषा का यूज किया जाता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें जानते हैं कि हाँ H, सब लोग जानते हैं H ही होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, आसानी से इसकी नॉलेज ग्रहण कर लेते हैं। इससे रासायनिक समीकरण को रूप में, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण रूप के में निरूपण आसान होता है। इससे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसे हम समीकरण रूप में आसानी से निरूपण कर देते हैं। आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और इसके उपयोग से क्या लाभ है। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो, ये जानकारी आपके दोस्त लोग भी आसानी से जान सके। थैंक यू।